राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो आज आप सभी को शिवरात्रि महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 की। और ओम नमः शिवाय। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें कहानी अब तक में है कि कुछ सोच कर उसने अपनी पॉकेट में फ़ोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग प्ले की, और रिकॉर्डिंग माही ने ही उसे भेजी थी क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। और माही जो है उसे कह रही थी कि अगर नहीं आए तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। और वो उसकी क्यूट सी धमकियों को बार बार सुन रहा था, और वो ना जाने कितनी बार अपनी बीवी की क्यूट सी धमकियों को सुन चुका था। ये तो वही जानता था वह इस वक्त को खुद को माही को कितना मिस कर रहा था। और उसने अपने फ़ोन में माही की पिक निकाली और उसे किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य का भी यही हाल बेहाल था, क्योंकि वो भी अपनी बीवी अदिति और अपने छोटू अव्यान को बहुत मिस कर रहा था। अब आगे शादी के बाद वह पहली बार था जब आदित्य अदिति से और अपने नन्हे अव्यान से दूर आया था। हालांकि वो बीच बीच में कई बार अदिति से बात कर चुका था, लेकिन अब उसका दिल बेचैन हो रहा था अदिति को अपनी भाव में भरने के लिए। आखिर परेशान होकर वो उठ बैठा और अपना फ़ोन निकालकर अदिति को कॉल कर दिया। भले ही यूएस में इस वक्त रात हो रही थी, लेकिन इंडिया में इस वक्त दिन हो रहा था, और इसलिए उसने अदिति का नंबर डायल कर दिया। वैसे तो रणवीर भी माही से बात करने के लिए कई बार उसका नंबर डायल कर चुका था, पर माही तो अपने पति देव से रूठी बैठी हुई थी, इसलिए वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। वो तो सीधा सीधा रणवीर से बदला लेने पर आ गई थी, क्योंकि रणवीर ने माही के ही कई सारे कॉल्स को कई जवाब नहीं दिया था। सामने से अदिति ने कुछ रिंग जाने पर ही फ़ोन उठा लिया था, और वह चहकते हुए बोली, आदित्य आप हो? अदिति ने कहा, हाँ मैडम, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? तो अदिति ने कहा, मिस तो मैं कर ही रही हूँ। तो अदिति ने कहा, फिर तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही थी? तो अदिति ने हंसते हुए कहा, आदित्य, दिन में कितनी बार मेरी आपसे बात हुई है, आपने मुझे कॉल करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आप ही हर कुछ देर में कॉल करके मुझसे बात कर लेते हैं। तो आदित्य ने फेक मासूमियत के साथ कहा, हाँ तो मैं मिस कर रहा था ना, तो मैं तो कॉल कर ही रहा था ना, पर तुम्हें भी तो करना चाहिए था। मैं नाराज़ हूँ तुमसे। इस बात पर अदिति को आदित्य की बात सुनकर हंसी आ गई, और उसने कहा, ओह मेरे पति मुझसे नाराज़ हो गए, तो बताइए मुझे आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अदिति ने मुस्कुराते कहा, मुझे अभी के अभी किस चाहिए। अदिति ने कहा, मैं अभी तुम्हें किस कैसे दे सकती हूँ, तुम तो मुझसे बहुत दूर हो। तो अदिति ने कहा, फ़ोन पर तो दे सकती हो ना, बाकी का तो मैं वहाँ आकर खुद ही ले लूँगा। आदित्य की बात सुनकर अदिति शर्मा सी गई थी, और तभी आदित्य ने कहा, मैं वेट कर रहा हूँ, दे रही हो कि नहीं? अदिति ने कहा, नहीं। तो अदिति ने झूठी नाराज़गी के साथ, क्यों नहीं, तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना चाहिए। तो अदिति ने कहा, बीवियाँ कभी भी अपने पति के ऑर्डर नहीं मानती मिस्टर आदित्य सिंह राय रजावत, बल्कि पति को बीवी के ऑर्डर मानने होते हैं, समझे बुद्धू? आदित्य ने हैरानी से कहा, ये कौन कानून कब पास हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। तो अदिति ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना उसी दिन। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अव्यान रो रहा है। इतना कहते अदिति ने बिना आदित्य की बात सुने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आदित्य हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था, फिर अपना सा सिर खुजलाते हुए बोला, यार मेरी मासूम सी बीवी इतनी चालाक कब से हो गई? कोई बात नहीं अदिति, आ रहा हूँ, कल फिर तुम्हें देखता हूँ। इंडिया, शाम का वक्त। माही और निया दोनों ही दादी के पास बैठी हुई शाम के दिया बाती के वक्त की पूजा कर रही थी। माई हाथ जोड़कर मंदिर के सामने खड़ी हुई थी, तो दादी ने कहा, माई आरती बोलना शुरू करो बेटा। माही ने कहा, ठीक है दादी। निया ने आरती की थाली संभाली, और माही आंखें बंद किए आरती बोलने लगी। माही एक अच्छी डांसर होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी गाती भी थी, और अक्सर कर ही वो दादी के साथ जब मंदिर जाती थी तो वहाँ पर आरती भी वही गाती थी, क्योंकि पंडित जी का माही के आवाज़ में आरती सुनना बहुत पसंद था। माही स्माइल करके वे महादेव की आरती गाई जा रही थी। वहीं दादी ने आंखें बंद किए माही के गाई आरती में जैसी खो सी गई। कुछ देर बाद आरती खत्म हुई तो माही ने आंखें खोलकर महादेव जी की मूर्ति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महादेव जी
आप जैसे मेरी सारी विश पूरी करते हो तो एक और विश पूरी कर दीजिए। निया ने आरती दादी को देते हुए कहा। ऐसी कौन सी विश मांग रही है महादेव जी से? तो माही ने निया की तरफ देखते हुए कहा, वो महादेव जी से मेरे सीक्रेट है, तो मैं क्यों बताऊं? दादी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मांग लो महादेव जी से जो मांगना है। तुम मन ही मन अपना सीक्रेट महादेव जी से शेयर कर लो। वैसे भी तो सभी की इच्छा पूरी करते हैं, तुम्हारी भी करेंगे। माँ ही ने मुस्कुरा कर वापस अपनी आंखें बंद कर लिया। महादेव जी से बात करते हुए बोली, आप प्लीज़ मेरे उस खड़ूस हस्बैंड को जल्दी से यहाँ भेज देना। कल जब सुबह मैं जागूँ ना तो वो मेरे सामने होने चाहिए। मैं और अगर वो आने में कोई आनाकानी करे ना तो कान पकड़कर खींच कर लेकर आना उन्हें। आए बड़े मेरे सामने डेविल बने घूमते हैं। माही मन ही मन ये बात करते हुए बड़े ही क्यूट से एक्सप्रेशन बना रही थी। तभी निया जो आरती का थाल लिए माही के सामने खड़ी थी, वो माही के चेहरे के बिगड़ते बिगड़ते भावों को बड़ी गौर से देख रही थी। उसने देखा और कहा, ओ मैडम, पूरा ग्रंथ सुनाओगी क्या महादेव जी को? अब बस भी करो, जब देखो लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आ जाती हो। माही ने अपनी एक आंख खोलकर पहले निया की तरफ देखा और फिर उसे ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, डोंट डिस्टर्ब मी। निया, मेरे और मेरे महादेव जी के बीच में आने की कोशिश मत करना, अब जाओ यहाँ से। माही ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसकी विश की कोई लिस्ट पूरी हुई ही नहीं थी। निया ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, बेचारे महादेव जी को भी सिर में दर्द हो जाता होगा जब ये अपनी लिस्ट लेकर बैठ जाती है। और फिर दादी ने कहा, ठीक है दादी, मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मुझे पढ़ाई करनी है। दादी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और दादी ने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इतना ज़्यादा क्या मांग रही है मेरी बच्ची? तो माही ने अपनी आंखें खोलकर दादी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही कि आपका पोते को जल्द से जल्द इंडिया वापस ले आए। वहाँ जाकर तो ये मुझे भूल ही गए हैं। ये कोई बात होती है क्या? दादी ने हंसते हुए कहा, अरे वो काम से गया है, आ जाएगा। माही तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? माही ने मुंह बनाते हुए कहा, दादी मुझे नहीं पता मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ, पर हो रही हूँ, बस इतना पता है। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अब जल्दी से मुझे लड्डू दीजिए ताकि मैं भी पढ़ने के लिए जाऊँ। दादी ने प्रसाद की थाली से लड्डू उठाकर माही को हाथ में देते हुए कहा, ये लो, और तुम्हारा और एक तुम्हारे पति का। माही ने कहा, मेरे पति का मुझे क्यों दे रही हो? तो दादी ने कहा, वो यहाँ नहीं है ना, इसलिए तुम अपने पति का प्रसाद खा सकती हो। माही ने खुश होते कहा, अरे वाह, शादी करने के बाद तो ये फ़ायदा होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। कहकर उसने जल्दी से एक लड्डू अपने मुंह में भर लिया और वहाँ से बाहर निकल गई। दादी ने हंसते हुए उसे जाते हुए देखा और फिर हाथ जोड़कर महादेव जी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। गुरुजी सच कहते हैं कि माही और रणवीर की जोड़ी अपने ही बनाई है। एक पुराने पोर्ट पे दूसरी तरफ एक पुराने पोर्ट पर सुनसान इलाके में एक खंडर जैसी जगह पर नजर आ रही फैक्ट्री के आसपास कुछ लोग कुछ वेपन्स लिए घूम रहे थे, जैसे वे जहाँ कर पहरा दे रहे हों। देखने में वो जगह पूरी तरह से उजाड़ नजर आ रही थी, लेकिन हालांकि मैं ऐसी एक मिनट, मुझे लगता है फिर से मैडम ने रिपीट कर दिया दिख है। नहीं, देखने में तो वह जगह पूरी तरह से उजाड़ नजर आ रही थी, लेकिन हालांकि मैं ऐसा नहीं था। इस फैक्ट्री के नीचे एक बड़ा सा बेसमेंट बना था और उस बेसमेंट में दो शख्सियत आमने सामने सोफे पर बैठे हुए थे। उनमें से एक शेखावत, जो कि धीरेन्द्र शेखावत था, उसने कहा, अगर उस रजावत ने पूरी तरह से बर्बाद करना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तभी सामने बैठे शेखावत ने, जो इस वक्त सिगार को अपने एक हाथ से उंगलियों में दबाए हुए था और दूसरे हाथ से आर्मरेस्ट पर रखे हुए बड़े से ही रॉब के साथ बैठे हुए था, उसने कहा, तुम्हें जिसे बर्बाद करना है करो, पर उस रजावत के पास मेरी अमानत है, वो मुझे चाहिए। वो धीरेन्द्र शेखावत ने कहा, वो भी तुम्हें मिल जाएगी, मेरा साथ दो, हम दोनों का मकसद पूरा हो जाएगा। तो सामने बैठे शख्स ने कहा, पर उस राजवीर शेखावत को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम भी जानते हो वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है।
धीरेन्द्र शेखावत ने उसकी बात पर बौखला उठकर कहा, ब्लैक स्टोन? राजवीर शेखावत से डर गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो सामने बैठे उस आदमी ने, जिसे पूरी दुनिया ब्लैक स्टोन के नाम से जानती थी, दांत पीसते हुए कहा, राजवीर को बहुत हल्के में ले रहे हैं तुम, क्योंकि जितना मैं उसे जानता हूँ वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। धीरेन्द्र शेखावत ने कहा, मैं तो सीधा रणवीर शेखावत से पंगा ले रहा हूँ, क्या उससे भी ज़्यादा बड़ा खतरा है वो? तो सामने बैठे शख्स ने कहा, रणवीर सिंह रजावत वही RSR है ना, जिसने तुम्हारे सपनों को तोड़ दिया। ये बात सुनकर धीरेन्द्र के फेस के एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब हो गए और उसकी पकड़ आर्मरेस्ट पर कस गई। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, उसकी मौत चाहता हूँ मैं। कल ही उस RSR ने मेरे 8 अड्डों पर पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। सामने बैठे ब्लैक स्टोन ने जलती हुई सिगार अपने हाथ में पकड़ी और उसने सिगार का एक लंबा कश लिया और फिर धुआं छोड़ने के बाद कहा, रईजा ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था धीरेन्द्र। धीरेन्द्र शेखावत ने पूछा, रहेजा, यह तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? तो ब्लैक स्टोन ने कहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है धीरेन्द्र। अगर हमें उन 3 डेविल्स को ख़त्म करना है तो आपस में हाथ मिलाना ही होगा और साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हमारे मकसद तभी पूरे होंगे जब हम 3 डेविल्स को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। मैं रजावत ख़ानदान के नाम तक को मिटा देना चाहता हूँ। राजवीर का मेंशन। आलिया हॉल में ही किसी मेड से बात कर रही थी। आंटी, क्या आपको पता है कि राजवीर जी घर क्यों नहीं आए थे? दरअसल राजवीर कल पूरा दिन घर नहीं आया था, ना ही रात को। इस वजह से आलिया को थोड़ा फिक्र हो रही थी। हाँ, आलिया को इस बात की तसल्ली थी कि राजवीर की डांट से बच गई, लेकिन राजवीर का इस तरह से पूरा दिन घर ना लौटना आलिया को चिंता में डाल रहा था। तो उस मेड ने कहा, नहीं बेटा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और अक्सर कई बार ऐसा होता है कि सर काम के सिलसिले में घर नहीं लौटते हैं। हो सकता है उनका कोई ज़रूरी काम हो। ये मेड इस घर की सबसे उम्रदराज महिला थी। आलिया उसे पूरी तरह रिस्पेक्ट देती थी। हालांकि आलिया सभी को पूरी रिस्पेक्ट देती थी, इसलिए घर के सभी सर्वेंट भी आलिया को बहुत प्यार करते थे। उन सब के लिए आलिया एक छोटी बच्ची की तरह थी। मेड अपनी बात कर रही वहाँ से चली गई तो आलिया ने खुद से कहा, क्या सच में यही बात है कि उन्हें बहुत सारा काम करना होगा, या फिर कुछ और? कहीं अपनी पुरानी किसी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उन्होंने कहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर किसी खूबसूरत लड़की ने इन्हें पटा लिया तो? ये कहते ही आलिया की शक्ल रोने जैसी हो गई। तभी उसकी नज़र मेन एंट्रेंस पर गई, जहाँ से राजवीर फ़ोन पर किसी से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। आलिया राजवीर को ही देख रही थी कि राजवीर की नज़र तभी आलिया पर गई। वह बात करते हुए आलिया पर गई और आलिया को देखते ही राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। आलिया जो कुछ देर पहले तक राजवीर के घर लौटने से थोड़ी देर के लिए खुश हो गई थी, राजवीर के सख्त एक्सप्रेशन को देखकर उसकी वो खुशी कुछ सेकंड में ही गायब हो गई। वो समझ गई राजवीर उसे गुस्से से क्यों देख रहा है। आलिया अब मन ही मन खुद को राजवीर को डांट के लिए तैयार कर रही थी। तभी एक आदमी ने मेन एंट्रेंस से अंदर आया और राजवीर से बोला, सर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। राजवीर, जो अभी तक आलिया से गुस्से से घूर रहा था, उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर अपनी पॉकेट में रखा और आलिया की तरफ देखते हुए ही उस आदमी से कहा, पहले मुझे अपनी बीवी से इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी उस आदमी ने झिझकते हुए कहा, पर सर, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ एक बार आप उसे देख लीजिए। राजवीर ने तिरछी नज़र से उस आदमी की तरफ देखा और कहा, स्टडी रूम में चलो। फिर आलिया की तरफ देखते हुए कहा, तो मैं तुम्हें बाद में आकर देखता हूँ। इतना कहकर वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। वो आदमी भी राजवीर के पीछे पीछे चला गया। राजवीर के जाते ही आलिया ने चैन की सांस ली और ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, भगवान जी, प्लीज़ प्लीज़ उनके गुस्से से बचा लीजिए। एक बार काम करती हूँ, उनके लिए अच्छा सा डिनर बनाती हूँ। वो कहते हैं ना, लोगों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। चल आलिया, जान खाने के लिए जरिए ही आलिया, आज खाने के जरिए ही तू अपना
गुस्सा शांत करने का कोशिश कर, उनका गुस्सा शांत कर कैसे भी, ये सोचकर आलिया किचन की तरफ चली गई। वहीं राजवीर स्टडी रूम में जाकर वहाँ खड़े बड़े से सिंगल सोफे पर जाकर किंग की तरह बैठ गया। वो अपने दोनों हाथ अपने आर्मरेस्ट पर टिकाए हुए उस आदमी की तरफ देखते बोला, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? उस आदमी ने टैबलेट राजवीर की तरफ करते हुए कहा, सर आपने कहा था कि माही मैम की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना, लेकिन ये देखिए हमारे गार्ड्स ने हमें ये फुटेज भेजी है जिसमें एक ब्लैक गाड़ी काफ़ी वक्त से कॉलेज के बाहर खड़ी हुई माही मैम पर नज़र रख रही है। राजवीर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, कोई माही पर क्यों नज़र रखेगा? तभी राजवीर के दिमाग में कुछ आया और उसे जल्दी से वीडियो फुटेज की तरफ देखा। ये वाकई में सही था, क्योंकि ये गाड़ी तब तक वहाँ खड़ी रही जब तक कि माही खुद अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से नहीं निकल जाती। अगर वो किसी और के लिए वहाँ खड़ी होती तो साफ नज़र आता, लेकिन ये गाड़ी भी हमेशा तभी वहाँ से निकलती जब माही की गाड़ी वहाँ से निकल जाती थी। इसलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। राजवीर समझ गया कि कोई तो माही पर नज़र रख रहा है, पर कौन? राजवीर उस आदमी से कहा, अपने आदमी से कहो इस गाड़ी वाले का पीछा करे। तो उस आदमी ने कहा, सर हमने ये काम बहुत पहले ही कर दिया था। दरअसल ये गाड़ी रजावत पैलेस तक ही माही मैम की गाड़ी का पीछा करती है, और जैसे ही उनकी गाड़ी उनके मैंशन एरिया के अंदर पहुंचती है, ये गाड़ी वहां से वापस निकल जाती है। राजवीर ने मन ही मन सोचा, आखिर कौन हो सकता है जो माही का पीछा कर रहा है, पर क्यों? राजवीर ने इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे कल तक इसकी इन्फॉर्मेशन ला कर दो कि आखिर कौन है जो माही का पीछा कर रहा है, और हाँ सिक्योरिटी और बढ़ा दो, और ध्यान रहे माही, आलिया, निया तीनों ही लड़कियां कॉलेज से बिना परमिशन बाहर ना निकल पाए, और अगर वो ऐसा करें तो करने की जिद करती हैं तो उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़े तो वो भी करो। राजवीर ने फिर मन ही मन कहा, तीनों के तीनों अभी तक बच्ची हैं, अकल नाम की चीज़ नहीं है इनके अंदर, फिलहाल तो अभी आलिया से जाकर निपटता हूँ। कहकर राजवीर ने कुछ देर और उस आदमी से बात की और उसे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। दरअसल वह आदमी राजवीर का खास था और सारी सिक्योरिटी गार्ड को वही हैंडल करता था। वहीं आलिया ने अपना काम खत्म कर लिया था और वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बाहर आई, डिनर तो तैयार हो गया, अब और क्या करूँ? तभी उसे माही की बात याद आई, और कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो सो जाओ। अब भोली भाली आलिया ने भी इस बात का कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था। कल रात की तरह वो भी जल्दी सो गई थी ताकि राजवीर की डांट से बच सके, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, राजवीर कल रात घर ही नहीं आया लौटा था, वरना आलिया के मन में जो गलतफहमी थी सो जाने से राजवीर के डांट से बच जाएगी, वो राजवीर अच्छे से दूर कर देता। अभी आलिया सोने के लिए चाह ही रही थी कि तभी उसकी नज़र स्टडी रूम से बाहर आ रहे राजवीर पर गई, जो अपना फ़ोन देखते हुए हॉल में आ रहा था। राजवीर को देखते आलिया की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से जाकर सोफे पर ही पेट के बल लुढ़क गई, जैसे काफ़ी देर से गहरी नींद में सो रही हो। बेचारी आलिया को इतना ही वक्त मिला था और उसने अपने रूम में जाकर सो सके, पर राजवीर ने आलिया की हरकत नोटिस कर ली थी। राजवीर आलिया के पास ही खड़ा हुआ और काफ़ी देर तक अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसे ही देखता रहा। आलिया भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी ये दिखाने की वो काफ़ी देर से सो रही है। आलिया की शक्ल देखकर कुछ पल के लिए तो राजवीर को उस पर इतना प्यार आया कि वो अपनी छोटी सी बीवी को कसकर अपने बाहों में भर ले, क्योंकि आलिया इस तरह से सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी बच्ची खेल से थक कर वहीं सोफे पर ही लुढ़क कर सो गई हो। राजवीर पंचों के बल आलिया के पास बैठ गया और उसके चेहरे पे आई बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए कहा, बेबी मेरे सामने ड्रामा करना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सोने की एक्टिंग कर रही हो। अपनी चोरी पकड़े जाते देखकर आलिया ने अपनी एक आंख खोली और राजवीर की तरफ देखा। वही राजवीर को अपनी तरफ देखते देखते आलिया ने डर से फिर से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बचाव में कहा, सॉरी अब नहीं जाऊंगी, अब मुझे डांटना मत। आलिया की इस क्यूट हरकत देखकर राजवीर मुस्कुराए बिना न रह सका। आलिया वाकई में बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची डांट से बचने की कोशिश कर रही हो। आलिया समझ गई थी कि अब वो राजवीर की डांट से बच नहीं सकती, उसका तो ये प्लान ही फ्लॉप हो गया।
क्योंकि वो पकड़ी गई थी। अब आलिया को कौन बताए कि माही जो खुद पूरी ड्रामा क्वीन थी, वो खुद रणवीर से नहीं बच पाती है, तो भला आलिया जैसी भोली सी लड़की कहाँ राजवीर जैसे डेविल की नसों से बच पाएगी। क्योंकि आलिया तो एक्टिंग के मामले में ही बेचारी बहुत सीधी पड़ जाती थी। अब तो मुंह बनाए चुपचाप सोफे पर बैठ गई और अपना सिर झुकाए हुए ही बोली, सॉरी ना, पक्का अब कभी नहीं जाऊंगी। आलिया सर झुकाए हुए ही अपने दोनों कान पकड़ लिए और राजवीर उसके बगल में ही बैठ गया और उसे पकड़ अपनी गोद में उठाते हुए कहा, ये अच्छी बात है कि तुमने पहले ही अपनी गलती मान ली, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये नहीं ख्याल आया कि तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। आलिया ने बड़ी मासूमियत से राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने उन्हें कहा था कि हमें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, पर वो माही किसी की बात सुनती ही कहाँ है। वो निया भी, वो दोनों हमेशा मुझे अपने साथ लपेट लेती है। तो राजवीर ने हंसते हुए कहा, आइंदा से वो अगर दोबारा तुम्हें लपेटे ना तो तुम सीधा मुझे कॉल करना, समझ गई? आलिया ने कहा, अरे हाँ, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अब मैं पक्का आपको कॉल कर दूंगी, पर आप उन्हें मेरा नाम मत बताना कि मैंने आपको बताया, वरना आपको नहीं पता वे दोनों सुना सुना कर मेरी हालत ख़राब कर देती हैं। राजवीर और आलिया की इतनी मासूमियत भरी बातें सुनकर हंसी आ रही थी। उसने प्यार से आलिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं जो कह रहा हूँ तुम लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। और आलिया, तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारे डैड तुम्हें वापस ले जाने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं। अपने डैड का जिक्र सुनकर आलिया की आंखों में जैसे ही एक खौफ सा नजर आने लगा, उसने धीरे से पूछा, क्या क्या वो मुझे वापस ले जाएंगे? राजवीर को आलिया की आवाज़ में एक खौफ नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आया कि आलिया अपने घर वालों से डरना इतना क्यों डरती है। उसने आलिया को खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? आलिया की आंखों में डर देखकर राजवीर को भी इस बात पर शक हो रहा था कि आखिर रहेजा ने आलिया के साथ ऐसा क्या किया है जो ये लड़की अपनी फैमिली से डरती है। आलिया ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, नहीं, वो तो मैं आपकी बीवी हूँ ना, तो मैं आपके साथ कैसे उनके साथ कैसे जा सकती हूँ, बस इसलिए कहा। राजवीर समझ गया कि आलिया उसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने वापस आलिया को चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, मेरे सामने देखकर मुझसे बात करो और मेरी बात का जवाब दो, मुझसे जरा नज़र मत चुराओ। तो आलिया ने कहा, मुझे उनके पास नहीं जाना, प्लीज़ मुझे वहाँ मत जाने देना। यह कहते हुए आलिया का गला भर आया। राजवीर ने प्यार से आलिया के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, पर बच्चे, तुम अपने ही डैड से इतना क्यों डरती हो? क्या उन्होंने कुछ किया है? देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। तुम मुझे बता सकते हो क्या किया उन्होंने? ये सही था कि राजवीर ने आलिया को हर्ट नहीं किया था। वो वाकई में धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन सिर्फ आलिया के लिए, बाकी औरों के लिए नहीं। पर आलिया अब धीरे धीरे राजवीर पर भरोसा करने लगी थी। वह राजवीर के पास खुद को बहुत ही महसूस करती थी। इतना महसूस उसने आज तक कभी फील ही नहीं किया था, और वो इतना समझ गई थी कि राजवीर उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। राजवीर ने जब आलिया को जवाब देते हुए ना देखा तो दोबारा पूछा, आलिया, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? आलिया ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। तो राजवीर ने फिर पूछा, तो फिर मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्यों डरती हो अपनी फैमिली से इतना? अपनी फैमिली के होते हुए भी तुम यहाँ मुंबई में अकेली रह रही थी, पैसों के लिए जॉब भी करना चाहती थी, जबकि तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज़्यादा रिच है। ये सब सवाल राजवीर के दिमाग में काफ़ी पहले से चल रहे थे, पर वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। उसने तो इंतज़ार किया था कि आलिया खुद से आकर उसे ये सब बताए, लेकिन आलिया ने मन में पता नहीं कौन सा डर बैठा हुआ था कि वो अपने डैड और अपनी फैमिली का जिक्र तक नहीं करती थी। आलिया की बेचैनी देखकर राजवीर ने आलिया के चेहरे को अपनी हथेली में थामा और झुककर उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए कहा, बोलो बच्चे, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बीवी ने क्या क्या फेस किया है। तुम किसी से डरो मत, तुम राजवीर शेखावत की बीवी हो जो किसी से नहीं डरेगी। राजवीर को अपने लिए प्यार देखकर
आलिया अब अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई और राजवीर के गले लगकर रोने लगी। आलिया को अचानक से ऐसे रोते देखकर राजवीर थोड़ा सा घबरा गया। वो आलिया की बैग को रब करते हुए बोला, क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो भले ही मत बताओ, मैं वेट कर लूँगा, पर ऐसे रो मत। आलिया ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहती। मुझे पता है कि मैं अगर कोई मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है तो सिर्फ आप हैं, पर मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। प्लीज़ मुझे वहाँ मत जाने देना, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। ये कहते हुए आलिया फिर से रोने लगी। राजवीर ने आलिया को अपनी भाव में भरा, उसका सिर को प्यार से सहलाने लगा। आलिया काफ़ी देर तक इसी तरह से राजवीर के गले रोती रही और धीरे धीरे उसका रोना सब अब सिसकियों में बदल गया। वो राजवीर के कंधे पर सर रखे हुए सिसक रही थी। राजवीर ने भी अब उसे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि आलिया के आंसू राजवीर को बेचैन कर रहे थे। उसे आलिया के रोने से उसकी तकलीफ से फ़र्क पड़ने लगा था और वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से अपनी छोटी सी नाजुक सी बीवी को हर्ट करे। राजवीर ने जब देखा कि आलिया थोड़ी शांत हो गई है तो प्यार से कहा, अब कुछ भी ज़्यादा मत सोचो और जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। आलिया ने राजवीर के कंधे पर रखते हुए कहा, राजवीर, मुझे आपसे बात करनी है। राजवीर ने गहरी सांस लिया, कहा, बच्चा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आलिया ने वैसे ही राजवीर के कंधे पर सर रखते हुए कहा, वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझे बहुत मारते हैं। मैं भले ही उस घर में बेटी थी, पर कभी भी मैंने अपने आप को इस फैमिली का हिस्सा महसूस ही नहीं किया। मुझे हमेशा डर लगता था अपने डैड के सामने जाने पर भी, पता नहीं कब वो मुझे कौन सी सज़ा दे दे। यह सुनकर राजवीर ने कहा, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा। आलिया ने अपने दांत दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछे और कहा, वो उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि मेरी बैग पर वो निशान कैसे हैं? तो राजवीर बोला, हाँ बताओ मुझे, क्योंकि वो निशान काफ़ी पुराने लग रहे हैं और काफ़ी गहरे भी हैं। तो आलिया ने सिसकते हुए कहा, उन निशान से जुड़ी सारी कहानी राजवीर को बता दी, जिसे सुनकर राजवीर का दिल भी एक पल के लिए धक से रह गया। कोई इंसान अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? एक बाप तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है और वहाँ वो खुद अपनी बेटी का दुश्मन बना हुआ है। उसे आलिया के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था और इस मासूम ने कितना कुछ सहन किया है। धीरे धीरे कर आलिया ने राजवीर को सब बता दिया कि किस तरह से उसकी फैमिली वालों ने हमेशा टॉर्चर किया था। वो हमेशा से ही डरी सहमी रही थी, यहाँ तक कि कभी भी आलिया ने अपनी फैमिली में उस घर की बेटी के रूप में पूरे समाज में पहचान तक नहीं दी थी। इसलिए आज तक किसी को नहीं पता कि आलिया रहेजा की बेटी है और वो रहेजा ऐसे क्यों कर रहा है, इस बारे में तो आलिया को भी पता नहीं था। पर राजवीर आलिया की सारी बातें सुनकर समझ गया था क्यों आलिया इतनी डरी सहमी रहती, क्यों इस मासूम को किसी वो फैमिली का प्यार मिला ही नहीं जो वो डिज़र्व करती थी। खुद उसकी फैमिली ने ही आलिया के मासूम दिल को एक खौफ भर दिया था। उसे आलिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था और थोड़ा अपने बिहेवियर पर भी गुस्सा आ रहा था कि किस तरह से उसने आलिया को भी हर्ट किया था जब राजवीर ने आलिया से फोर्सफुली शादी की थी। राजवीर ने आलिया का एक बार फिर से अपने सीने से लगा, उसके बालों को चूमते हुए कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले आ सकता। आलिया भी अब राजवीर के सीने से लगे हुए खुद को काफ़ी महफूज फील कर रही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों में अभी भी आंसू बहते हुए राजवीर की शर्ट को भिगो रहे थे। उसने कसकर राजवीर की शर्ट को पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे राजवीर से दूर ना कर दे। आलिया भले ही समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वाकई में अब राजवीर उसकी दुनिया बनता चाह रहा था। आलिया को लगता था कि राजवीर के पास खुद को महफूज फील करती है, इसलिए उसे राजवीर के पास अब अच्छा लगता था। लेकिन हकीकत ये थी कि आलिया के मासूम दिल में भी अब प्यार की कलियां खिलने लगी थी, लेकिन शायद ये बात समझने में उसे थोड़ा वक्त लगे। वही राजवीर आलिया को अपनी भाव में भरे हुए कुछ सोच रहा था। जहाँ कुछ देर पहले तक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन आलिया से बात करते हुए काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहे थे,
अब उसका चेहरा काफ़ी सख्त नज़र आ रहा था और उसकी आंखों के भाव भी काफ़ी डार्क नज़र आ रहे थे। वो मन ही मन बोला, मैं तो तुमसे रिवेंज ले रहा था रईजा कि तूने मेरे साथ बुरा किया, पर तू तो अपनी बेटी को भी सगा नहीं निकला। तूने मुझे एक और वजह दे दी तुझे बर्बाद करने की, क्योंकि मेरे आलिया को जो तूने तकलीफ़ दी है उस सब का हिसाब तो तुझे देना ही होगा। सुबह का वक्त माही एक खूबसूरत से पार्क में खड़ी हुई थी और आसपास देखकर खुद से बोली, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अपने घर में सो रही थी। माही आसपास जैसे किसी को ढूंढते बोली, क्या मैं यहाँ अकेली आई हूँ? क्या मेरे साथ कोई और भी है? हाँ, निया आलिया यहीं होंगी। निया, आलो, कहाँ हो तुम? पर वहाँ पर माही अकेली ही थी। वो भला कोई क्या ही आवाज़ देता। तभी माही सामने का नज़ारा देखकर एकदम उछलते बोली, वाओ, इतनी सारी चॉकलेट, और ये सारी की सारी अकेली मेरी हैं। तभी वहाँ पर आवाज़ आई, हाँ बच्चा, ये सारी की सारी तुम्हारी हैं और साथ में ये टेडी बियर भी। माही ने पहले देखा कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या करना है? जानकर ये चॉकलेट मेरी है और ये सारे टेडी बियर भी। तभी उसकी नज़र चॉकलेट के बगल में ही रखे खूबसूरत बड़े बड़े टेडी बियर पर गई। माही किसी बच्चे की तरह उस तरफ भागी, लेकिन तभी वो 2-4 कदम ही चली, उसे फील हुआ कि जैसे कोई उसे रोक रहा है। माही पूरा जोर लगा रही थी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो अब वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। वो चिढ़ते बोली, अरे ये कौन रोक रहा है मुझे? मेरी चॉकलेट, मेरे टेडी बियर। तभी माही ने देखा भी चॉकलेट और टेडी बियर माही से दूर जा रहे हैं। माही अपना हाथ आगे करते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, तुम तो मेरे हो ना। लेकिन माही जितना छूटने की कोशिश कर रही थी, उसे लग रहा था कोई उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़े हुए है। दरअसल ये माही का एक सपना था। माही कसमसाकर बार बार इधर उधर अपना चेहरा हिला रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो किसी पार्क में नहीं बल्कि अपने रूम में ही थी। माही ने वापस अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, कितना खूबसूरत सपना था, काश मैं उन चॉकलेट्स को खा पाती। तभी माही ने एक जानी पहचानी परफ्यूम की महक फील हुई। माही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये परफ्यूम तो। तभी माही के दिमाग ने एक नाम कौंधा और वो था रणवीर। रणवीर ने झटके से अपनी आंखें खोली तो देखा माही ने झटके से अपनी आंखें खोली तो देखा रणवीर उसे भाव में भरे हुए गहरी नींद में सो रहा था। और वाकई में नींद में होने पर भी रणवीर की पकड़ माही पर काफ़ी ज़्यादा कसी हुई थी, जिस वजह से माही हिल भी नहीं पा रही थी। माही ने 2 बार अपनी आंखें बंद की और खोली, जैसे कंफर्म करना चाहती हो कि वो कोई सपना तो नहीं देख रही। क्या वाकई में रणवीर उसके पास है? माही ने जोर से रणवीर की बाँह पर पिंच किया, जिसे रणवीर ने कराहते हुए अपनी आँख झटके ऐसे वो खोले और हैरानी से माही को देखने लगा। वही माही बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, तुम सच्ची मुच्ची आप हो? तो रणवीर ने अपनी बाँह पर रब करते हुए कहा, इडियट, सुबह सुबह ऐसे कौन जगाता है? माही को जब कंफर्म हो गया कि वाकई में रणवीर है, वो तो किसी बच्चे की तरह रणवीर के ऊपर ही चढ़कर बैठ गई और रणवीर के चेहरे को अपनी नाजुक सी हथेली में भरते हुए बोली, मतलब तुम सच्ची मुच्ची यहाँ हो? मैं सपना नहीं देख रही हूँ? तो रणवीर ने माही की कमर पकड़ उसे अपने करीब करते हुए कहा, ये जानने के लिए तुम खुद को पिंच करती ना, मुझे क्यों पिंच कर रही हो? तो माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, वो मुझे दर्द होता ना इसलिए। ये कहकर माही ने अपना चेहरा रणवीर के गले में छुपा लिया। रणवीर ने भी कसकर माही को अपनी भाव में भरा और उसके बालों को चूमते हुए कहा, इतना मिस कर रही थी मुझे? माही ने अपना चेहरा रणवीर के गले में छुपाते हुए कहा, बहुत सारा नहीं, थोड़ा बहुत। फिर उसे याद आया कि वो रणवीर से गुस्सा है। उसने अपना चेहरा उठाकर रणवीर की तरफ देखा, अपनी भौं सिकुड़ते कहा, पर मैं तो तुमसे बात नहीं करूँगी। कितना कॉल किया मैंने, तुमने एक भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किया। ये कहकर माही रणवीर के ऊपर से उठने लगी तो रणवीर ने वापस उसे अपने ऊपर खींचते हुए कहा, क्यों भूल गई? मैंने ही तो तुम्हें कॉल किया था ना बाद में, और मैं वहाँ काम करने गया था, कोई फ्री नहीं बैठा था।
माही रणवीर से छूटने की कोशिश करते बोली। झूठ मत बोलो, ऐसा भी क्या काम कि मेरे इतने सारे मैसेज का जवाब भी नहीं दे पाओ। और पर अब सोचो मत कि मैं तुमसे मान भी जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हूँ। रणवीर ने कुछ पल माही के चेहरे की तरफ बिना किसी भाव के देखा और फिर उस पर से अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, ठीक है, नहीं मानना तो जाओ गुस्सा, मैं भी तुम्हें नहीं बनाने वाला। ये कहकर रणवीर ने माही को साइड किया और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही हैरानी से रणवीर को जाते हुए देखने लगी। कमाल है, मुझे मनाया भी नहीं। अगर मैं गुस्सा हूँ तो मुझे मनाना चाहिए ना, आखिर बीवी हूँ मैं उनकी। वह रणवीर को वॉशरूम की तरफ जा रहा था, उसके फेस पर स्माइल आ गई। माई खुद में ही बातें कर रही थी, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि रणवीर ने उसकी बातें सुन ली थी और रणवीर तो जानबूझकर माही को परेशान कर रहा था। माही ने भी अपने हाथ बांधते हुए कहा, ठीक है, अब मैं भी नहीं मानने वाली, और फिर वॉशरूम की तरफ देखकर चिल्लाते बोली, अब रोना मत कि माही मेरे से बात नहीं कर रही है, सुन लिया ना तुमने। रणवीर ने अभी अभी वॉशरूम में आया था, उसने माही की आवाज़ सुनते हुए कहा, हाँ हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी, कम से कम मेरा सिर दर्द तो नहीं होगा ना तुम्हारी बकबक से। सुनकर तो माही और ज़्यादा चिढ़ गई। वो जल्दी से बेड से उतरी और वॉशरूम का डोर पीटते हुए बोली, बहुत रोओगे तुम, देख लेना, क्योंकि अब मैं गुस्सा होती हूँ ना तो अच्छे रो देते हैं मुझे मनाने के लिए। कहकर माही दनदनाते हुए बालकनी की तरफ चली गई। एक अंधेरे कमरे में एक औरत जंजीरों से बंधी हुई फर्श पर बैठी हुई थी। उस औरत की उम्र यही कोई 40 वर्ष की लगभग होगी, लेकिन जो इस वक्त उसकी हालत थी, देखने से लग रहा था जैसे वो 55 साल की हो। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक थोड़ा सा नीचे था। उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे और उसके चेहरे पे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे उसे उसकी उम्र से बड़ा बना रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की शक्ति नजर आ रही थी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक शख्सियत ने रूम के अंदर दाखिल होते हुए कहा, 3 दिन से भूखी हो सोना, शायद अब तुम्हारे होश ठिकाने आ चुके होंगे। रईचा से उलझना तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, लाइक करते जाना, है ना, एक लाइक तो बनता है। राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।